हेलो फ्रेंड्स। मैं मनोज मिश्रा इग्नाइटेड माइंड आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विगत 10 वर्षों से मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की कक्षाएं पढ़ाता रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है और इस समय कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन बाधित हो गया है। कोरोना के पहले ये काम सुचारू रूप से चल पाता था, लेकिन कोरोना काल में आप लोग जानते होंगे, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं रहा है जो प्रभावित ना हुआ हो। और अगर हम बात करें तो मानव के अलावा विभिन्न प्राकृतिक जीवों की स्थिति भी परिवर्तित हुई है। सब पर इसका प्रभाव पड़ा है। कुछ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है अगर हम सृष्टि प्रकृति के संदर्भ में बात करें, और कुछ पर इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ा है। अगर सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो मानव के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक जीवों पर इसका सकारात्मक प्रभाव रहा है, लेकिन मानव जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव रहा है। लगभग जीवन रुक सा गया था। अब एक शिक्षक की जीवंतता अध्ययन और अध्यापन पर निर्भर करती है। हम लोगों ने भी काफी समय तक उम्मीद किया कि ये कोरोना आपदा जल्दी से जल्दी खत्म हो और फिर से हम लोग अपनी क्लास को सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें, लेकिन ये समय बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जब समय किसी कारण से नहीं रुक रहा है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना नहीं रुक रहा है, हमारी जीवन की जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो नहीं रुक रही हैं, तो फिर अध्ययन और अध्यापन को रोकना मुझे ज़्यादा उचित नहीं लगा। और आप लोगों ने भी सलाह दिया, मैंने फेसबुक पर आप लोगों से सजेशन भी मांगा था कि क्या अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। आप सब लोगों का बड़ा सकारात्मक विचार था और आप सबकी इच्छा थी कि नहीं, मुझे भी और लोगों की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और पुनः शिक्षण की क्रिया को शुरू करना चाहिए, ताकि जो छात्र इच्छुक हों उनको उसका लाभ मिल सके। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता रहा हूं और आज ये ऑनलाइन मेरी पहली क्लास है, इसलिए थोड़ा सा मन में संशय भी है और थोड़ा हिचक भी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वक्त सब कुछ सिखा देता है। हम भी सीख जाएंगे और हम आपको जो जानते हैं वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। ठीक। हम लोग आज बात करेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी के संदर्भ में कुछ सामान्य बातें। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि सिविल सर्विसेज में ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट का क्या रोल है, हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ने से हम परीक्षा के अधिकांशतः सवालों का उत्कृष्टतम रूप में जवाब दे पाएंगे। ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम और आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, परीक्षा का दायरा कहाँ तक है, ये जान लेना बड़ा जरूरी है। और अगर आप संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के सिलेबस को देखें तो भूगोल के संदर्भ में बड़ी छोटी सी बात रहती है। आइए उसको देख के और समझने का प्रयास करें। ठीक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाहे केंद्रीय लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, जो परीक्षा प्रणाली है वो त्रिस्तरीय है, अर्थात 3 चरणीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अगर आपको आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है तो आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। संभवतः आप ये सब बातें जानते भी हैं,
लेकिन फिर भी चर्चा के दौरान मैं आपसे ये बातें बताना चाहता हूं। 3 चरणीय परीक्षा का पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, जो सामान्यतया बहुविकल्पीय प्रकृति का होता है। उसमें 2 पेपर होते हैं सीसैट के। पहला पेपर जो सामान्य अध्ययन से संबंधित होता है, और दूसरा पेपर जो अभियोग्यता, अभिक्षमता से, एप्टीट्यूड से संबंधित होता है। जो दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप जानते हैं। लेकिन अगर प्रीलिम क्वालिफाई करना है, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो आपको फर्स्ट पेपर में अपने आप को सेफ रखना होगा, क्योंकि उसी से मेरिट निर्धारित होगी और अगले चरण में आपको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक, अब जरा मेंस की बात करें। मेंस में आप जानते हैं कि सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं। ठीक, साथ साथ अगर हम देखें, पहले तो यूपी में ये पैटर्न नहीं था, लेकिन विगत 2018 पीसीएस से यूपी में भी चेंज कर दिया गया है और आईएएस के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ठीक, अब अगर वर्तमान में बात करें, खासतौर से आईएएस और यूपी पीसीएस के संदर्भ में, तो सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, हिंदी और निबंध का पेपर होता है, साथ साथ एक वैकल्पिक विषय होता है। ठीक, आईएएस में हिंदी और इंग्लिश का पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आपकी मेंस की कॉपियां तभी चेक होंगी जब आप इंग्लिश और हिंदी में क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर हम भूगोल और पर्यावरण की बात करें, तो मेंस में 2 पेपर इससे संबंधित हैं। सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर में कुछ टॉपिक ज्योग्राफी का है, और साथ साथ थर्ड पेपर में इन्वायरमेंटल इशू हैं, और साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी है उसमें। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका साक्षात्कार होता है और अंततः फिर चयन होता है। अगर आप परीक्षा को गौर से देखें और सिलेबस को देखें जो यूपीएससी या यूपी कमीशन प्रोवाइड करता है, उसमें क्या लिखा होता है, जरा उसको देखिए। अगर मैं देखूं तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सिलेबस है उसमें भूगोल के लिए लिखा हुआ है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। इसी को दूसरे तरीके से हम कहें तो भारत एवं विश्व का भौतिक, राजनीतिक और आर्थिक भूगोल। ये 3 शब्द मेंशन हैं। अब इन 3 शब्दों को जान करके ये जान पाना बहुत कठिन है कि आखिर में कहां तक भूगोल का दायरा है। आखिर में वैकल्पिक विषय के रूप में भी भूगोल पढ़ा जाता है, सामान्य अध्ययन के लिए भी भूगोल पढ़ा जाता है। तो भूगोल को हम कितना पढ़ लें कि हमारे प्रीलिम की जरूरतें पूरी हो जाएं, प्रीलिम एग्जाम में भूगोल से आए हुए सवालों को मैं अच्छे तरीके से कर पाऊं। साथ ही साथ अगर हम मेंस में चलें तो मेंस में जो पहला पेपर है, पहले पेपर में जो 11वां टॉपिक है उसमें 10वां, 11वां और 12वां टॉपिक, 3 टॉपिक फर्स्ट पेपर के ऐसे हैं जहां पर भूगोल से संबंधित बातें हैं। 10वां टॉपिक फर्स्ट पेपर का क्या कहता है कि हम क्या क्या पूछेंगे, सिलेबस हमारा क्या है, वो सिर्फ एक बात बताता है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ये एक टॉपिक हो गया। 11वां टॉपिक जो है उसमें दिया हुआ है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व के विभिन्न भागों के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। ये एक टॉपिक है। मतलब
distribution of key nature resources across the world, including Southeast Asia and South Asia, also Indian subcontinent. Factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various part of the world. अगला 12वां टॉपिक जो है, ये तो 10वां और 11वां था। एक में ये फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, दूसरे में नेचुरल रिसोर्स की और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, उनको स्थापित करने वाले कारकों की बात कर रहे हैं। 12वां टॉपिक है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे जल स्रोत, हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। मतलब इसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी से ही रिलेटेड बातें हैं। आपको अर्थक्वेक पढ़ना है, सुनामी पढ़ना है, वॉल्केनिज्म पढ़ना है और साइक्लोन पढ़ना है, ये इन्होंने मेंशन किया। और उससे जो एसोसिएट फैक्टर हैं उसको भी आपको जानना होगा। तो फर्स्ट पेपर में आपका यही 3 टॉपिक दिया हुआ है। ठीक, अभी आप देखिएगा कि सिर्फ इन 3 टॉपिकों को देख करके ये अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें कितना पढ़ना है, कितना ज्योग्राफी में हम तैयार कर लें कि हम परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अनुकूलतम तरीके से जवाब दे पाएं और लगभग सभी सवालों को हल कर पाएं। इसकी कम से कम समझ हमारे अंदर रहे। लेकिन अगर आप सिलेबस को देखें तो इसको देख करके ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। इन्होंने ओशिनोग्राफी के किसी भी टॉपिक को मेंशन नहीं किया, जबकि ये जलधारा से भी सवाल पूछते हैं, सैलिनिटी से भी सवाल पूछते हैं, टेम्परेचर से भी, ओशनिक टेम्परेचर से भी सवाल पूछते हैं, कोरल रीफ से भी सवाल पूछते हैं, सबसे सवाल आते हैं। इन्होंने लिखा कितना? सिर्फ थोड़ा सा। और अगर ये लिख भी दिए कि भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, तो भौतिक भूगोल तो बहुत बड़ा है, अभी हम लोग देखेंगे, तो अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा कठिन है। अब जरा थर्ड पेपर में हम लोग आते हैं। थर्ड पेपर में अगर देखें, जीएस थर्ड पेपर में, तो 14वां टॉपिक है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन और आपदा प्रबंधन। ये बातें ये इंक्लूड करते हैं कि इतना आप तैयार करके आओ और मेंस दे लो। लेकिन बहुत कठिन है अब ये समझ पाना कि हम कैसी तैयारी करें, क्या क्या बातें पढ़ लें कि हमारे प्रीलिम की भी जरूरतें पूरी हो जाएं और मेंस की भी जरूरत पूरी हो जाए। थोड़ा हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जीएस में जो ज्योग्राफी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। आप ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को छोड़ करके आप प्रशासनिक सेवाओं में जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप प्रीलिम नहीं पास कर पाएंगे, आप मेंस भी नहीं पास कर पाएंगे अगर आप सोच लें कि हम ज्योग्राफी और एनवायरमेंट छोड़ देते हैं और सेक्शन जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आईआर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एथिक्स है, सब पढ़ लिया, लेकिन हमने ज्योग्राफी और एनवायरमेंट छोड़ दिया, तो आप परीक्षा क्रैक कर लेंगे। आप शुरुआती दोनों चरणों को एकदम नहीं पास कर पाएंगे। इसका मतलब ज्योग्राफी और एनवायरमेंट अपरिहार्य है, आपको ये पढ़ना ही होगा। अब एक चीज देखना है कि पढ़ाई कैसे करें और क्या क्या पढ़ें, इसको समझने की जरूरत है। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो है आयोग द्वारा दी गई सिलेबस को थोड़ा देखें और उसके द्वारा जो लिए गए लास्ट ईयर के पेपर्स हैं आप उसको देखिए। अगर आप पिछले वर्ष के पेपर्स को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये कहां कहां तक जा करके सवाल पूछते हैं।
कौन से टॉपिक हमें किस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, इसका मतलब वहां पर थोड़ा सा विश्लेषणात्मक प्रकृति की पढ़ाई होनी चाहिए, समझ आधारित पढ़ाई होनी चाहिए, एकदम फैक्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीलिम ओरिएंटेड होते हैं, ज्यादा फैक्ट आधारित होते हैं, ठीक, उनको उस दृष्टिकोण से पढ़ने की जरूरत होती है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, प्रीलिम के लिए सिलेबस में क्या लिखा था, भारत एवं विश्व का भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक भूगोल। इसका मतलब जितना भी भूगोल है उन सब की सामान्य समझ आपके अंदर होनी चाहिए। आप कोई भी सेक्टर बहुत छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इतना ओपन एंडेड छोड़ा है अपने आप को कि हम कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और सोचने वाली बात तो यह है कि वो कहते हैं कि हम सामान्य समझ की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सामान्य समझ से काम चलता नहीं है। किसी भी विषय में, जीएस के किसी भी खंड में आपको थोड़ी विशेष समझ होती है, क्योंकि प्रतियोगिता अब ये बहुत आसान नहीं रह गई है, इसलिए थोड़ा विशेष समझ होना चाहिए। और पढ़ने का तरीका, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस बात को माने, और जो लोग तैयारी के एक चरण में पहुंच चुके हैं, एक परिपक्वता के लेवल पर पहुंच चुके हैं, वो मेंस वगैरह दे रहे हैं, वो इस बात को जरूर महसूस करते होंगे कि तैयारी जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच से होनी चाहिए, खासतौर से भूगोल के संदर्भ में। भाई मैंने कह दिया कि चक्रवात मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो क्या चक्रवात से प्रीलिम में सवाल नहीं आएंगे? मैंने कह दिया कि प्लेट टेक्टोनिक थोड़ा विश्लेषणात्मक टॉपिक है, इसलिए इसमें एक्सप्लेन की ज्यादा स्कोप है, तो क्या प्लेट टेक्टोनिक से प्रीलिम में सवाल नहीं आए हैं? कथन कारण में सवाल आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं, तो प्रीलिम में कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। तो ज्यादा बेहतर है कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलें, हम दोनों बातों का ध्यान रखें कि मेंस की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और प्रीलिम की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। मतलब अगर फैक्चुअल सवाल आते हैं, वन लाइनर सवाल आते हैं, तो वो भी हम कर जाएं प्रीलिम में, और मेंस में 200 वर्ड का, 250 वर्ड का विश्लेषणात्मक सवाल आए, तो मेरी समझ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी में इतनी हो कि हम वहां पर भी परीक्षा हाल में अनकंफर्टेबल ना हो। इसीलिए मैं हमेशा इंटीग्रेटेड अप्रोच का पक्षधर हूं, और मेरा मानना है कि भूगोल को इस तरीके से पढ़ो, समग्रता से, होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ो। आप उसके फैक्चुअल पॉइंट्स को भी अच्छे से दिमाग में रखो, साथ साथ अगर विश्लेषणात्मक क्षमता की मांग की जाए, लिखने की बात की जाए, तो आपके पास विचार कम न हो, आपकी समझ कम न हो कि आप उत्तर न लिख पाए। 200 शब्द आप चुटकी बजा करके लिख दें, ऐसी समझ होनी चाहिए आपकी। इसके लिए थोड़ा सा भूगोल को समझना पड़ेगा, और देखते हैं कि किस तरीके से भूगोल को हम लोग पढ़ें कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। हम लोग इसी पर आज बात करते हैं, और मैं थोड़ा सा अपने स्तर पर ज्योग्राफी के कुछ सामान्य बातें बताने का प्रयास करता हूं, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि कुछ बातें आप लोग जानते भी होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरुआती समय में ही ये निर्णय ले लेना कि अरे मनोज सर जो बता रहे हैं वो सब तो मुझे आता है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज में आने का निर्णय अगर आपका है तो ये धैर्य का गेम है, बहुत पेशेंस चाहिए, और बहुत कंसिस्टेंट वर्क की मांग करती है ये परीक्षा, एक जिद चाहिए। आइए अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि भूगोल क्या है। थोड़ा सा भूगोल के विषय में हम लोग जानेंगे,
उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों को, ठीक, और किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए। तो पहले भूगोल क्या है हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि भूगोल में क्या क्या पढ़ना चाहिए, और तीसरा फिर हम लोग लास्ट में समझेंगे कि किस अप्रोच से उसे पढ़ने की जरूरत है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, ये आप सब लोगों को पता होगा। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज एक प्राचीन विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है। सबसे पहले हम इसी को तोड़ते हैं। परिभाषाएं तो ढेर सारी हैं, अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी परिभाषा गढ़नी चाहिए। अगर समझ हमारे अंदर भूगोल की है तो हम एक नई परिभाषा बना सकते हैं। आइए अगर देखें इस शब्द को तोड़े सबसे पहले, तो ज्योग्राफी शब्द जो है ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो, और साथ साथ अगर देखें तो ग्राफोस या ग्राफी। कुछ जगह आपको ग्राफी मिलेगा, GRAPHIE, कुछ जगह ग्राफोस मिलेगा। इन दो शब्दों से मिलकर के ज्योग्राफी बना है। आइए इनको हम देखते हैं, इनके अर्थ को समझते हैं और परिभाषा निकालने का प्रयास करते हैं। अगर हम जियो शब्द की बात करें तो जो भूगोल है, जियो, उसका अर्थ होता है द अर्थ, अंग्रेजी में पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और अगर हम ग्राफी शब्द की बात करें तो इसका जो मतलब होता है टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना। ठीक, जियो का अर्थ क्या हुआ? द अर्थ या पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब क्या हुआ? टू एक्सप्लेन या व्याख्या करना। अब जरा हम इसी को परिभाषित करते हैं। आप जानते हैं जैसे ज्ञान के अलग अलग ब्रांचेज आगे जाकर के बने। शुरुआत में तो संपूर्ण ज्ञान जो था प्राथमिक समय में वो समग्र रूप में था, सारे ज्ञान एक थे। लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे हमारा ज्ञान वर्धन होता गया, हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से अलग अलग विषयों में उसको विभाजित करना शुरू किया, और भूगोल या ज्योग्राफी एक ज्ञान की शाखा के रूप में विकसित हुआ। आगे चल करके इसके कई माइक्रो ब्रांचेज होते हैं, लेकिन पहले हम इसी को देखते हैं। अगर हम सिर्फ भूगोल के शाब्दिक अर्थ से परिभाषा निकालें तो हम कह सकते हैं कि भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। शाब्दिक अर्थ में तो यही निकल रहा है। तो क्या कहेंगे? विज्ञान या ज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसे ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। ये तो बड़ी छोटी परिभाषा हो गई। अब इसे थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसके पहलुओं को। पृथ्वी का वर्णन मतलब क्या? पृथ्वी आप जानते हैं एक स्थूल पिंड है, ठीक, जिस पर अनेक प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं।
अनेक मानवीय घटनाएं घटित हो रही। पृथ्वी एक पिंड है, आप जानते हैं, लेकिन आखिर में हम लोग भी अध्ययन और अध्यापन कहां कर रहे हैं? इसी पिंड पर कर रहे हैं। जीव जंतु वनस्पति कहां हैं? यहीं पर हैं। वर्षा कहां हो रही है? पृथ्वी पर ही हो रही है। अनेक प्रक्रियाएं चल रही हैं। और हमारी पृथ्वी है तो एक पिंड, लेकिन इस पृथ्वी पर अनेक तत्व हैं और अनेक प्रक्रियाएं भी घटित हो रही हैं। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, कहीं समुद्री जलधाराएं चल रही हैं, कहीं जीव जंतु और वनस्पति अपना जीवन अबाध रूप से क्रियाशील रखे हुए हैं। ढेर सारी घटनाएं और ढेर सारे तत्व हैं। अब एक इसी को और अगर विस्तार दें तो एक और परिभाषा निकल करके आती है कि भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी से संबंधित विभिन्न तत्वों एवं परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यह समझना है यहां पर। अब पिछली परिभाषा पृथ्वी का वर्णन था, अब उससे थोड़ी बड़ी कर दिया हम लोगों ने कि पृथ्वी से संबंधित विभिन्न तत्वों एवं परिघटनाओं का वर्णन या अध्ययन ही भूगोल है। अब ये एक बात निकल करके आई, ठीक? पृथ्वी से संबंधित या पृथ्वी पर पाई जाने वाले विभिन्न तत्वों एवं परिघटनाओं के समग्र अध्ययन को भूगोल कहते हैं, या भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी से संबंधित विभिन्न तत्वों एवं परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब और आगे चलते हैं। ये एक दूसरी परिभाषा हो गई, हमने दूसरी परिभाषा डिराइव कर ली। अब अगली परिभाषा में आप लोग देख रहे हो, कह रहा है विभिन्न तत्वों एवं परिघटनाओं। ये बात यहां ध्यान रखनी है आपको, विभिन्न तत्वों एवं परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम लोग देखें और पृथ्वी पर गौर करें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों को, तो आप पाओगे कि पृथ्वी पर विविध प्रकार के तत्व हैं, लेकिन अगर मुख्यतः वर्गीकरण किया जाए तो दो भागों में इसको देखा जा सकता है। एक तो वे तत्व जिनका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हुआ है, उसमें मानव की भूमिका नहीं है, वो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा बने हैं, प्राकृतिक तरह से बने हैं, ठीक? दूसरा, आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के जीवों में मानव ने अपने बुद्धि, अपने तकनीकी का प्रयोग करके अनेक तत्वों का विकास किया। मानव ने उन्हीं प्राकृतिक तत्वों में संशोधन करके, परिमार्जन करके अनेक भूदृश्य बनाए। आज मानव अनेक क्रियाएं संचालित कर रहा है। अगर आप देखें तो आज ऑनलाइन जो हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, ये भी उसी मानवीय क्रिया की देन है, मानव ने ही किया है। तो दो पक्षों में बांटा जा सकता है। जो विभिन्न तत्व और परिघटनाएं हैं, इसको दो ब्रांचेज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो प्राकृतिक तत्व परिघटना और दूसरा मानवीय तत्व और परिघटना। हमें अब इसे और विस्तार देना है, हमें अब समझ विकसित करनी है कि कैसे ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हो रहा है। और जब हम ये समझेंगे तभी हम सिलेबस को खोल पाएंगे कि कहां तक का क्षेत्र ज्योग्राफी में कवर किया जा रहा है। अगर हम देखें विभिन्न तत्वों एवं परिघटनाओं को, तो हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? एक तो प्राकृतिक तत्व
प्राकृतिक तत्व एवं परिघटना, ऑब्लिक करके हम परिघटना लिख दिए। और दूसरा मानवीय तत्व परिघटना। ये हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों एवं परिघटनाओं को दो भागों में हमने वर्गीकृत कर दिया, प्राकृतिक और मानवीय पहले। ठीक, अब जरा हम चलते हैं, देखते हैं कि प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं, प्राकृतिक परिघटनाएं कौन कौन सी हैं, और मानवीय तत्व और परिघटनाएं कौन कौन सी हैं। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम पृथ्वी का इतिहास देखें तो पृथ्वी की जो आयु बताई जाती है, जो वैज्ञानिकों के मध्य एक सर्वसम्मत से मान्य है, 4.5 अरब वर्ष बताई जाती है। हमारी पृथ्वी की आयु कितनी बताई जाती है? 4.5 अरब वर्ष बताई जाती है। 4.5 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी बनी तो वो उस अवस्था में नहीं थी जैसी आज है। उस समय ये बिल्कुल तपता हुआ गैस का गोला था। लेकिन कालांतर में अनेक परिवर्तन हुए। कालांतर में चूंकि ये तपता हुआ गैस का गोला था, उस समय बहुत ऊर्जा थी पृथ्वी में, आज भी है। पृथ्वी के इनर पार्ट में जाइए तो आप देखेंगे कि इतना ज्यादा तापमान है कि कई ऐसी परतें हैं जो ठोस अवस्था में रह ही नहीं पाती, वो तरल अवस्था में है। आगे हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। अब लंबे समय में पृथ्वी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में आई, तरल अवस्था से आगे चल करके पृथ्वी का बाह्य भाग जो था वो ठोस हुआ, क्योंकि उष्मा का स्थानांतरण, उस उष्मा का उत्सर्जन निरंतर हो रहा था। और आप जानते हैं कोई भी पिंड होगा, अगर उसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके तापमान में कमी आएगी। हमारी पृथ्वी भी लंबे अरबों सालों से उष्मा का उत्सर्जन कर रही थी, उसके तापमान में भी कमी आई और धरातल का निर्माण हुआ। धरातल के निर्माण के साथ ही पृथ्वी से कुछ गैसें निकली जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखी थी, जिससे वायु बनी। ठोस धरातल बना और वायु बनी। और वायुमंडल में गैसों की आपसी प्रक्रिया, खासतौर से अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, H2O, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से वायुमंडल में जलवाष्प बने होंगे, संघनन हुआ होगा और वर्षा हुई होगी, जिससे हमारे धरातल पर जल महासागर में बने, जल बने। तो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा अगर हम देखें तो शुरुआती समय में 3 ही तत्व बने। एक तो ठोस स्थल बना, दूसरा अगर हम देखें तो वायु बना, और तीसरा हम लोग देखें तो जल बना। जल, थल, वायु, ये तीनों ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से बने हैं। मानव का इसमें योगदान नहीं रहा है शुरुआती समय में। ठीक, अब एक और तत्व जो प्राकृतिक रूप से ही विकसित हुआ, आज से 4.5 अरब वर्ष पहले धरती पर जीवन नहीं था, क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं थी। कालांतर में धीरे धीरे करके जब जीवन के लिए अनुकूल दशाओं का विकास हुआ, उसके बाद हमारी पृथ्वी पर बाद में जीव आए। ठीक, तो चौथा एक तत्व कौन और आ गया, जिसमें जल में, थल में, वायु में जीवन नहीं था, लेकिन एक ऐसा तत्व आया जिसे आप जीव कह सकते हैं। ये 4 प्रमुख तत्व प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आए। अब जरा आगे गौर से एक चीज और समझने वाली बात है। ये जो जल, थल, वायु और जीव थे, ये
पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं थे। ऐसा नहीं था कि स्थल का समान वितरण है, ऐसा नहीं है कि वायु समान रूप से वितरित है हर जगह, ऐसा नहीं है कि जल भी हमारी पृथ्वी पर एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक समान रूप से इवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, नहीं। कहीं पर स्थलीय भाग की प्रमुखता है, कहीं पर वायुमंडल में कहीं पर वायु की प्रमुखता है और कहीं पर जल की प्रमुखता है। ठीक, प्रमुखता मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि माइक्रो रूप में अन्य तत्व नहीं है, लेकिन मोनोपोली इनकी है जहां एक क्षेत्र है। तो पृथ्वी से संबंधित अलग अलग मंडलों का, स्फीयर का या क्षेत्र का विकास हुआ। कैसे? अगर हम लोग देखें, हमारी पृथ्वी पर ऐसा क्षेत्र जहां स्थल की बहुलता है, जहां स्थल ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वायु और जल नहीं है। अगर हम महाद्वीपों पर देखें, ये स्थल मंडल है, क्या मृदा में गैसें नहीं पाई जाती, वायु नहीं मिलता? मिलता है। नहीं तो आखिर में मृदा में रहने वाले जीव कैसे वो सरवाइव कर पाते? क्या स्थल पर जल नहीं मिलता? वो भी मिलता है, लेकिन कम मात्रा में, सबसे ज्यादा स्थल है। तो हमारी पृथ्वी पर ऐसा मंडल जहां पर स्थल की बहुलता है, उसे हम लोगों ने नाम दे दिया स्थल मंडल। इसी को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वायु की बहुलता है, और हमारी पृथ्वी से संबंधित ऐसा मंडल या क्षेत्र जहां वायु की बहुलता है, उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे वायु मंडल कहा जाता है। उसको एटमॉस्फियर के नाम से बुलाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ऐसा क्षेत्र जहां पर जल का ज्यादा वितरण है, जल की मोनोपोली है, तो उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया जाएगा। तो क्या नाम रखा जाएगा? जल देख लेते हैं इसको। जल मंडल, या इसको कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। तो तीन मंडल आपने देखे, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक, लिथोस्फीयर स्थल मंडल को कहते हैं, जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और वायुमंडल को एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि अगर हम जीव के संदर्भ में देखें, तो जो जीव हैं ये भी संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। हमारे पृथ्वी के कुछ विशिष्ट क्षेत्र में ही जीवन के विकास की अनुकूल दशाएं बनी, और जहां पर ये दशाएं बनी वहीं पर जीवों और वनस्पतियों का विकास हुआ। आज अगर आप चले जाइए 500 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में, वहां आपको जीवन नहीं मिलेगा। आप महासागरों में मैरियाना ट्रेंच में चले जाइए, वहां भी जीवन नहीं मिलेगा। आप मेंटल और कोर में चले जाइए, वहां पर भी जीवन नहीं मिलेगा। तो हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसा क्षेत्र बना जहां पर जीवन के विकास की अनुकूलतम दशाएं थी। तो हमारी पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र, ऐसा मंडल जहां जीवन के विकास की दशाएं पाई जाती हैं, जीवन पाया जाता है, उसी को हम जीव मंडल कहते हैं। हम उसको बायोस्फीयर कहते हैं। जीव मंडल या बायोस्फीयर के नाम से इसको
बुलाया जाता है। ठीक, ये अलग से कोई मंडल नहीं है। अगर हम लोग देखें, आगे हम लोग देखेंगे इस बात को कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल से मिलकर बना ऐसा प्रदेश जहां जीवन पाया जाता है, जीवन अस्तित्ववान होता है, उसी को हम जीवमंडल के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, स्थल मंडल का कुछ भाग, वायुमंडल का कुछ भाग और जलमंडल का कुछ भाग जो है उसी को हम जीवमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये सारे मंडल बन गए, ये सारे तत्व आ गए। अब देखिए, हमें आगे सब डिवीजन करना है। आगे सब डिवीजन करें तो एक चीज और निकल करके आएगी। जो धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थलों या स्थल मंडल का हम अध्ययन करते हैं, वो हम करते हैं भौतिक भूगोल की जिस शाखा में, उसे कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। इसी को कहते हैं जियो मॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्यों नाम पड़ा, अभी हम लोग तुरंत बात करते हैं इस पर। वायुमंडल या वायु संबंधी समस्त प्रक्रियाएं हम भौतिक भूगोल या भूगोल की जिस शाखा में करते हैं उसे नाम दिया जाता है क्लाइमेटोलॉजी, या इसी को हम कह सकते हैं जलवायु विज्ञान। ठीक है, जलवायु विज्ञान। इसी प्रकार, चूंकि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग, 70.8% भाग पर जल का वितरण है। और जो जल हमारी पृथ्वी पर है वो अधिकांशतः महासागरों में है। तो हाइड्रोस्फीयर शब्द की बात करेंगे। हाइड्रोस्फीयर शब्द जो है थोड़ा व्यापक है। हाइड्रोस्फीयर का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भूगोल में हम जिस शाखा में करते हैं, चूंकि अधिकांशतः जल समुद्रों में है, तो हम इसका अध्ययन समुद्र विज्ञान में करते हैं। ठीक है, ओशिनोग्राफी में। समझ लीजिएगा, मैं बहुत इत्मीनान से बोल रहा हूं। अभी लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि आदत नहीं पड़ी है। पड़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन की बात है। जैसा कि मैंने बताया, आज पहली रिकॉर्डिंग है मेरी, इस तरह का अनुभव पहला है, लेकिन ठीक हो जाएगा। हमेशा जीवन में सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा स्थल के या स्थल मंडल के अध्ययन के लिए भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जलमंडल वायु या वायुमंडल के अध्ययन के लिए जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी। इसी तरीके से जो जल है उसका अध्ययन करने के लिए, जलमंडल का अध्ययन करने के लिए समुद्र विज्ञान का विकास किया गया। ये सब अध्ययन की शाखाएं हैं। आपने भूगोल को तोड़ा प्राकृतिक या भौतिक तत्व परिघटना, यहां पर भौतिक भूगोल। इधर अभी हम लोग आएंगे मानवीय तत्व और परिघटना के लिए भूगोल की जो दूसरी शाखा आई थी वो ह्यूमन ज्योग्राफी थी। तो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में पहला डिवीजन कर दिया हमने। अब फिजिकल ज्योग्राफी का जो आगे डिवीजन हो रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी के रूप में हो रहा है। और जीवमंडल का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं उसे जीव भूगोल कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है? जीव भूगोल के नाम से, या इंग्लिश में इसको बायो ज्योग्राफी कहा जाता है। जीव भूगोल या बायो ज्योग्राफी के नाम से इसको बुलाया जाता है।
ठीक। तो इस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी की ये 4 ब्रांचेज आ गई। क्या और आगे चलें? आइए और आगे चलते हैं। और जब और आगे हम लोग बढ़ेंगे तब समझेंगे जो अभी लिखा था कि विश्व के भौतिक भूगोल को समझना है, जो सिलेबस में लिखा था मेंस फर्स्ट पेपर में, जो मैंने आपको बताया, या जो सिलेबस प्रीलिम के लिए लिखा है कि भारत एवं विश्व का भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक भूगोल। ठीक। तब हम समझ पाएंगे कि कितना दूर तक, कहां तक जो है कि इसकी उड़ान है यूपीएससी की सवाल पूछने की। तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं, एक एक करके तोड़ते हैं। अब अगर हम देखें, सबसे पहले जियो मार्फोलॉजी, यही तो बताया था आपको, जियो मार्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, स्थल के अध्ययन, स्थल मंडल के अध्ययन के लिए था ये। अब यहीं से आपको सिलेबस थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी, ज्योग्राफी को हमने तोड़ा था, वैसे अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी को तोड़ें तो ये भी ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? आइए देखते हैं। एक तो आप जान ही रहे हैं, जियो प्लस मॉर्फी या मार्फोस कहते हैं, और तीसरा है लोगोस। इन 3 शब्दों से मिलकर के जियोमॉर्फोलॉजी बना है। हम इसको तोड़ेंगे तब जान पाएंगे। आप जानते हैं कि जो जियो है इसका अर्थ है पृथ्वी, द अर्थ। मार्फोस का मतलब होता है, ये जो शब्द बना है इसका मतलब होता है फॉर्म या रूप। ठीक। और लोगोस शब्द जो है, लोगोस शब्द का मतलब है टू स्टडी या टू एक्सप्लेन, कुछ भी बताया जाता है तो स्टडी या एक्सप्लेन। तो अब परिभाषा डिराइव करते हैं कि भू आकृति विज्ञान की परिभाषा क्या है। ठीक है। अगर इस सिर्फ इन्हीं शब्दों को तोड़ करके परिभाषा निकाले तो हम कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। अब यहां पर शब्द जुड़ गया, विभिन्न रूप। ठीक है। क्या किया जाता है इसमें? पृथ्वी के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, चूंकि स्थल है तो वो ठोस होता है, और अगर अपनी पृथ्वी पर देखें तो जो रूप होता है, किसी का भी रूप हो, आप पृथ्वी पर मत जाओ, अभी छोड़ दो, पृथ्वी तो आप देख नहीं पा रहे हो पूरा पूरा, आप सिर्फ हमें देखो और कहें कि ये मनोज मिश्रा का रूप है। रूप में सब कुछ सिक से लेकर के नख तक समाहित है, सब कुछ समाहित है हमारे व्यक्तित्व में। अब अगर हमारे रूप की बात की जाएगी तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सबसे पहले ऊपर माथा है उभरा हुआ, उसके बाद मेरी आंख देखोगे, कहोगे थोड़ी सी धसी हुई है, फिर देखोगे कहोगे नाक है उभरी हुई है, उसके बाद कहोगे मुंह है, होठ है,
वो दबे हुए हैं। उसके नीचे गर्दन दबी हुई है। फिर उसके नीचे आप देखोगे चेस्ट है, थोड़ा उभरा हुआ। फिर पेटू, उससे ज्यादा उभरा हुआ। फिर नीचे टांगे। तो क्या हर जगह आप ऊपर से नीचे तक ऊंचाई एक समान देख रहे हो? नहीं देख रहे हो। मतलब कहीं पर आप देख रहे हो उभार है, और कहीं पर देख रहे हो चीजें धसी हुई हैं, दबी हुई हैं, कहीं ऊपर उठ। ऐसे ही ठीक यही चीज आप पृथ्वी पर देखो। आप वैसे तो ग्लोब देखते हो कि साहब ये ग्लोब है और ग्लोब पर सब समान दिखता है, ग्लोब फोटो है, ठीक है। लेकिन जब रियल में पृथ्वी को देखो तो आप देखते हो कि हमारी पृथ्वी पर कुछ भाग ऐसे हैं जो ऊपर उठे हुए हैं। जैसे पर्वत पठार की बात करते हैं, पर्वत चोटी की बात करते हैं, ये क्या है? हमारे धरातल पर ऊपर उठे हुए भाग। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्षेत्र देखते हो जो नीचे भी धसे हुए हैं सामान्यतया। जैसे अगर हम बात करें, और आप जानते हैं कि जो ऊंचाई होती है उसके लिए जो आधार होता है वो सी लेवल को लिया जाता है। सामान्यतया सी लेवल से जो ऊपर उठे वो बेस लाइन होती है 0 मीटर, उससे जो ऊपर है वो ऊंचा कहलाता है, उससे जो नीचे है नीचा कहलाता है। तो पर्वत पठार मैदान ये ऊपर उठे हुए भाग हैं। आप घाटियों को देखते हो, है ना। महासागर में जाते हो तो जो संपूर्ण उसका नितल होता है वो निम्न भूमि कहलाता है। तो कुछ ऊपर उठे हुए भाग हैं, कुछ नीचे धसे हुए भाग हैं। जैसे मेरा पेट निकला हुआ है, मेरी गर्दन धसी हुई है, ऐसे ही पृथ्वी पर कुछ ऊपर उठे हुए भाग, कुछ नीचे धसे हुए भाग। जो ऊपर उठे हुए भाग और नीचे धसे हुए भाग हैं, यही पृथ्वी का रूप निर्धारित करते हैं। और अगर ऊपर उठे हुए भाग और नीचे धसे हुए भाग को संयुक्त रूप से कहें तो इसे उच्चावच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चावच। तो हम जो स्थल रूप है उसमें हम मुख्यतः किसको पढ़ते हैं? रिलीफ को पढ़ते हैं, रिलीफ या उच्चावच को। उच्च भाग, अवच भाग, ऊपर उठा हुआ, नीचे धसा हुआ भाग। जियोमॉर्फोलॉजी में मुख्यतः इसी का अध्ययन किया जाता है। अब जरा उच्चावच को देखें। अगर और आगे चलें, थोड़ा विस्तार देते हैं। अगर हमारे स्थल पर या धरातल पर पाए जाने वाले उच्चावचों को देखा जाए तो उसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने धरातल पर पाए जाने वाले उच्चावचों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? एक को उन्होंने नाम दिया, कहते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। दूसरा कौन सा वो श्रेणी बताते हैं? दूसरा बताते हैं वही द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और तीसरा कौन सा बताते हैं? तीसरा बताते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ और थर्ड ऑर्डर रिलीफ। 3 श्रेणियों में उच्चावच को वर्गीकृत कर दिया। अब आइए देखिए, देखते हैं इसमें कि क्या क्या है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में ऐसे स्थल रूपों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, जो धरती पर जो सबसे बड़े स्थल रूप हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। आप जनरली अगर वायुमंडल में हो, पृथ्वी पर देखो तो कुछ भूभाग पानी के नीचे दबा होगा, वो भी तो स्थल है। जिस पर पूरा पानी सागर का टिका हुआ है वो भी स्थल है, वो भी ठोस है। जिसे आप महासागरीय बेसिन कहते हो, नितल कहते हो। और कुछ भाग ऐसे हैं जो सागर तल के ऊपर है जिन्हें आप स्थल कहते हो। वही जो बड़े स्थल होते हैं उसे आप महाद्वीप कहते हो। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में
द्वीप और महासागरीय बेसिन को सम्मिलित किया जाता है। जो सबसे बड़े उच्चावच हैं हमारी धरती पर, उन्हें प्रथम श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित किया जाता है। ठीक, किसको किसको? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन को प्रथम श्रेणी के उच्चावच में रखा जाता है। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसी से रिलेटेड टॉपिक भले सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन सवाल आए हैं। ठीक है, अब आइए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच देखें। देखिए, हमारे धरातल पर समय के साथ जितने भी परिवर्तन आए हैं उसके लिए कुछ प्रक्रम, कुछ बल क्रियाशील रहे हैं। वो शुरुआती समय से ही क्रियाशील रहे हैं और आज तक क्रियाशील हैं। कुछ तो बहुत तीव्र गति से घटित होते हैं और अस्थल रूप में परिवर्तन ला देते हैं, निर्माण करते हैं, विनाश करते हैं। कुछ ऐसे बल हैं जो बहुत मंद गति से लंबे समय में, लाखों करोड़ों सालों में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन करते तो बल ही हैं। तो जो धरातल पर, हमारी पृथ्वी पर क्रियाशील बल हैं, उन्हें दो भागों में बांटा गया। कुछ बल ऐसे हैं जो धरती के अंदर उत्पन्न होते हैं। अगर ये अर्थ है तो अंदर से उत्पन्न होंगे और इस धरातल पर परिवर्तन लाएंगे, अस्थल रूपों का विकास करेंगे, चाहे कम समय में या ज्यादा समय। और कुछ बल ऐसे हैं जो हमारी पृथ्वी पर बाहर से लगते हैं या कहें तो धरातल पर लगते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के धरातल को प्रभावित करने वाले बल, जिनका उच्चावच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, दो भागों में बांटा जाता है। ऐसे बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंतर्जात बल कहा जाता है या इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहा जाता है। और ऐसे बल जो धरातल पर उत्पन्न होते हैं और परिवर्तन लाते हैं उन्हें बहिर्जात बल के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अब इन्हीं बलों के कारण द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों का विकास होता है। आइए देखें। तो जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, आप कह सकते हैं कि मुख्यतः अंतर्जात बल के कारण निर्मित उच्चावच को द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में ऐसे उच्चावचों को रखा जाता है जिनका निर्माण अंतर्जात बल के कारण हुआ है। अंतर्जात बल, इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण हुआ है। ठीक, अब इसमें कौन कौन से उच्चावच को सम्मिलित करेंगे? जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो पर्वत का निर्माण अंतर्जात बल के कारण होता है भाई, चाहे फोल्डिंग होगी या फाल्टिंग होगी या वॉल्केनिक इरप्शन होगा तभी तो पर्वत बनेंगे। ठीक है, तो अंतर्जात बल के कारण। इसी तरीके से पर्वत के बाद पठार के साथ साथ अब विभिन्न प्रकार की जो वैलीज हैं, घाटी, आप एक्सेट्रा कर लीजिए। ठीक, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटियां, सिंक्लाइनल वैली, ये सब जो अंतर्जात बल के कारण बनेंगे वो हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में रखेंगे। इसी तरीके से अब देखें तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में हम किसको रखेंगे? तृतीय श्रेणी के उच्चावच में ऐसे भूभागों को, ऐसे उच्चावच को रखा जाता है जो बहिर्जात बल का परिणाम है या
बहिर्जात बल के प्रभाव स्वरूप निर्मित होने वाली उच्चावच या स्थलाकृतियों को तृतीय श्रेणी के उच्चावच में रखा जाता है। ठीक, ड्यू टू द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अंतर्जात बल मतलब इंडोजेनेटिक फोर्सेस, बहिर्जात बल मतलब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो बहिर्जात बल के कारण उत्पन्न स्थलाकृति। ठीक, ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच में इसको सम्मिलित किया जाता है। अब जियोमॉर्फोलॉजी में हम इन्हीं सब का अध्ययन करते हैं। 3 प्रकार के स्थल रूप। हम क्या क्या देखे? परिभाषा में अगर हम आए तो हमने क्या कहा था कि भू आकृति विज्ञान भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया जाता है, पृथ्वी के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। रूपों के अध्ययन मतलब स्थल रूप। अब स्थल रूप के अध्ययन को अगर होलिस्टिक पढ़ेंगे तो हम ये भी जानेंगे स्थल रूप कितने प्रकार के हैं, उन स्थल रूपों का निर्माण कैसे हुआ, उन स्थल रूपों को का निर्माण करने वाले बल कौन कौन से थे, और जब हम उन बलों को पढ़ेंगे उनमें हम भूकंप को देखेंगे, ज्वालामुखी को देखेंगे, बलन को देखेंगे और भ्रंशन को देखेंगे। तब जाकर के हमें बात क्लियर हुई कि अच्छा इतना पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी में। हमें सिलेबस में इतना क्लियर मेंशन नहीं है। अच्छा, इसीलिए जो हमने सिलेबस डिजाइन किया है लास्ट ईयर के पेपर को और अपने अनुभवों के आधार पर कि जियोमॉर्फोलॉजी में कम से कम कितना पढ़ना चाहिए कि हमारा काम चल जाएगा। अगर हम लोग देखें तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाए और हम अधिकांशतः सवालों का जवाब दे पाए। ठीक, अगर हम लोग देखें तो जैसा कि देखिए अब आपके सामने ये लेक्चर शेड्यूल जो मैंने तैयार किया है वो आ गया है। इसको देखिए, हमने भी डिवीजन किया ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी। अभी हम बताएंगे रीजनल ज्योग्राफी क्या होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने बांटा वही जल, वायु, उसके बाद स्थल, वायु, उसके बाद जल और जीव के संदर्भ में जितनी भी विज्ञान की शाखाएं थी उसको हम लोगों ने देखा। अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे और ये समझा देते हैं यहीं पर ये टॉपिक किस लिए महत्वपूर्ण है, प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसे इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे इस टॉपिक को, इसको हम देखेंगे ये प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले पृथ्वी का आकार कैसा है, संतरे की तरह है, मुसब्बी की तरह है, आलू की तरह है या अंडे की तरह है, क्या इसका अपना एक विशेष आकार है जो किसी दूसरे की तरह नहीं है, कहीं ये जियोइड या पृथ्व्याकार तो नहीं है, वो हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे, प्रमाणित भी करेंगे कि पृथ्व्याकार होने के कारण, इस आकार के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा आपको संकेत देते हैं, क्या संपूर्ण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान है? नहीं है। ठीक है, क्या अपकेंद्रीय बल का मान समान है? नहीं। ऐसे ही और ढेर सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। शेप के बाद हम लोग एक्सिस देखेंगे। आप जानते हैं पृथ्वी का अपना एक अक्ष होता है जिसके सहारे वो घूर्णन करती रहती है। वो अक्ष क्या होता है उसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ध्रुव, नाम सुना होगा आप लोगों ने कि भाई 2 ध्रुव हैं हमारी पृथ्वी के, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव।
लेकिन अभी हम आपसे कह दें कि जरा इसको परिभाषित करो। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए, साक्षात्कार, ये सामान्य बात है। आपसे अगर इंटरव्यू बोर्ड में पूछ ही लिया कि चलिए आप भूगोल के भले नहीं हैं, आपने भूगोल वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं पढ़ा, लेकिन सामान्य बात है ध्रुवों को परिभाषित करिए, तो क्या परिभाषा बताएंगे? घर जाकर के एक परिभाषा निकालिएगा, कोशिश करिएगा एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है। तीसरा, हम लोग देखेंगे डायरेक्शन, कि हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन की दिशा क्या है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी झुकी भी है, अब वो 23.5 झुकी है कि 66.5 झुकी है, ठीक है। 23.5 किस अक्ष पर झुकी है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, या 66.5 अगर कभी आ जाए तो वो देखेंगे कि किस अक्ष के सहारे सही है। सामान्यतया लोग बोल देते हैं कि हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है। मैं गलत नहीं कहता, लेकिन अगर मैं को पूछ लूं कि हमारी पृथ्वी क्षैतिज अक्ष के सहारे कितना झुकी है, तो शायद उसका उत्तर 23.5 नहीं होगा। यह हम लोग आगे की कक्षा में पड़ताल करेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। ये सारी बातें समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर घूर्णन और परिभ्रमण, ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन, दो प्रकार की गतियां पाई जाती है। एक अपनी धुरी पर घूमना, रोटेशन, और दूसरा सूर्य के चारों ओर घूमना, रिवोल्यूशन। रोटेशन के कारण आपने पढ़ा होगा बचपन से ही कि दिन रात होते हैं और समय भी परिवर्तित होता है। हमारी पृथ्वी पर सर्वत्र एक समान दिन या एक समान समय नहीं होता, कहीं दिन है तो कहीं रात है। आज यहां पर 5 बज रहे हैं तो कहीं पर 8 बज रहा होगा और कहीं पर 2 भी बज रहा होगा। तो ये समय में अंतर क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या हमें अगर 2 देशांतर का मान पता चल जाए तो हम उनके बीच समय का अंतर निकाल लेंगे? ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे इसमें। यहां पर ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, प्रीलिम के लिए। यहां पर ज्यादातर सवाल ये दोनों टॉपिक से प्रीलिम में ही आए हैं, ठीक। अगला एक टॉपिक और है, देखोगे, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 प्रकार की गतियां हैं हमारी पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर लगाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी लगभग 1 वर्ष 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। 365 दिन की बात कर रहे हैं तो आप कोई क्लर्क तो बनने नहीं जा रहे हैं कि फैक्ट सब बहुत रटेंगे। 1 वर्ष मान लीजिए, मोटा मोटा 1 वर्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि जब पृथ्वी झुकाव के साथ घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों ओर घूमती है? इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। यह घटना अगर संयुक्त रूप से देखें तो हमारी पृथ्वी पर जो जलवायु है उसके निर्धारण में बड़ा योगदान करती है। तो हम लोग यहां सीखेंगे कि ग्रीष्म अयनांत क्या होता है, शीत अयनांत क्या होता है, शरद विषुव क्या है और बसंत विषुव क्या है। इन चारों परिघटनाओं का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक, कहां दिन बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, कब छोटे होंगे, वो सारी बातें हम इस रोटेशन ऑफ द अर्थ में सीखेंगे। ये भी प्रीलिम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर डेट वगैरह पूछी जाती है यहां से, ठीक है। ग्रीष्म अयनांत किस तिथि को होता है, 21 जून को, ऐसे सवाल आते हैं, मिलाने के लिए आता है सवाल। तो ये भी मैं मान के चलता हूं कि ये प्रीलिम के लिए ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज
आपको बताना चाहूंगा, इस टॉपिक की अगर अच्छे से समझ है तो आप जलवायु विज्ञान काफी अच्छे से समझ पाएंगे, या कह लीजिए जलवायु विज्ञान के समझने की पूर्व शर्त है ये कि आपको रोटेशन, रिवॉल्यूशन पता होना चाहिए। तभी आप शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स पढ़ पाओगे, तभी आप टेम्परेचर जोन्स पढ़ पाओगे, क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ पाओगे। तो ये बहुत जरूरी टॉपिक। हमें लगता है कि ये तीनों टॉपिक सबको आने चाहिए, सबको। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो इनकी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है, चाहे आप आईएएस पीसीएस बने या न बने, इतना होना चाहिए। अब जरा आते हैं उसके बाद और क्या पढ़ेंगे हम लोग। अगर जियोमॉर्फोलॉजी में देखें तो हम लोग ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ना, आज तक कोई भी ये बताने में पूर्णतः सफल नहीं रहा है, ठीक है। मतलब आज भी ये अध्ययन की विषय वस्तु है और इस पर पढ़ाई लिखाई चल रही है। विज्ञान ये जानने का प्रयास कर रहा है कि हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। और इस संदर्भ में वर्तमान समय में सबसे सही या सत्य तो नहीं कहूंगा, सबसे लोकप्रिय सिद्धांत जो है, जिससे उम्मीद है लोगों को कि काफी कुछ आउटकम मिल सकता है, बिग बैंग थियरी है, जॉर्ज लेमेंटेयर की बिग बैंग थियरी। लेकिन शुरुआती समय में भी अनेक विद्वानों ने इसको जानने का प्रयास किया। उसमें कांट, इमैनुअल कांट महोदय ने अपनी विचारधारा दी थी, गैसियस हाइपोथेसिस। लाप्लास महोदय ने अपनी विचारधारा दी, जिसे आप नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद जेम्स जीन्स एंड जेफरीज ने टाइडल हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस विचारधाराएं दी, और कई लोगों ने दिया। ओटो स्मिथ थे, रॉसगन थे, हॉयल लिटिलटन थे, ढेर सारे लोग। लेकिन अगर ऑप्शनल को भी देख लें, क्योंकि देखिए जीएस में जब बहुत कुछ डिफाइन नहीं है तो नए सवालों के बनने की अपेक्षा ऑप्शनल से ही होती है, खासतौर से जो क्षेत्र जीएस में कैरी करता है। अब ये टॉपिक जो है ये प्रीलिम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ज्यादा है। थियरीज पूछ लेता है किसकी कौन सी है। अभी लास्ट ईयर आईएएस में आया था कि लोकप्रिय, हाल ही के समय में लोकप्रिय रहा सिंगुलैरिटी, निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहा है? वो बिग बैंग थियरी से संबंधित था, ब्रह्मांड से संबंधित था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सिंगल एटम से, ठीक है। तो ज्यादा सवाल तो नहीं आए हैं, लेकिन रिसेंट अपडेट जो नई थियरीज हैं उनके विषय में जो नए आउटकम्स आ रहे हैं वो आप बिग बैंग थियरी में यहां जानोगे। हम पुरानी थियरीज को भी पढ़ाएंगे। चूंकि ऑप्शनल में ये आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं को संक्षेप में चर्चा करते हुए किसी एक का वर्णन करिए, 200 वर्ड का सवाल हो गया, तो आ सकता है भविष्य में। तो हम लोग, मैंने कहा ना कि कहां तक उसका दायरा है, हमें वहां तक समझना जानना है। अब एक टॉपिक और है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का भूगार्भिक इतिहास। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है, और 4.5 अरब वर्ष से लेकर के आज तक पृथ्वी अनेक दशाओं से गुजरी। इसका मतलब है हमारी पृथ्वी पर कई कल्प हुए होंगे, कई युग हुए होंगे। ये सारी घटनाएं, इतना बड़ा परिवर्तन किसी एक टाइम ऑफ पीरियड में पॉसिबल नहीं। तो हमारे भूवैज्ञानिकों ने क्या किया, हमारी पृथ्वी के पूरे 4.5 अरब से लेकर के अब तक एक टाइम स्केल बनाने का प्रयास किया, ताकि अध्ययन में सहूलियत हो सके कि कौन से युग में कौन सी घटना आई, कब सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स आए, ठीक है, कब वर्टिब्रेट्स आए, कब मछलियां आई, किस युग में सार्क का की प्रभुत्व था महासागरों में, आगे चल करके वनस्पतियों का कब विकास हुआ, कब डायनासोर आए,
कब कंगारू आए और कब बंदर और मानव आए। साथ ही साथ जितने पर्वत बने, अब भाई आप अरावली और हिमालय को एक समय नहीं रख सकते, आप अपलेसियन और रॉकी को एक समय नहीं रख सकते, ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड को एंडीज के साथ नहीं रख सकते, ये सब अलग अलग समय में बने हैं। तो मानना था कि कई कल्प युग और शक हुए होंगे, कई पीरियड्स हुए, कई एरा एपोक हुए, उसको हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। अगर प्राचीन से नवीन की ओर देखें तो शायद आपने भी पढ़ा होगा कि आर्कियन सबसे प्राचीनतम पीरियड है, कल्प भी है और पीरियड भी, आर्कियोजोइक का आर्कियन। अगर हम प्राचीन से नवीन की ओर आए तो सबसे पुराना आर्कियन, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बनीफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, वर्तमान समय में जो चल रहा है। तो इस तरीके से हम एक बार इसको पढ़ेंगे, और ये चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे प्रांतीय लोक सेवा आयोग हो, यहां से प्रीलिम में सामान्यतया सवाल रहते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत थॉरोली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेंस के सवाल यहां सामान्यतया नहीं बनते, कहां बनेंगे अभी हम लोग आगे बताएंगे। जब इतना पढ़ लेंगे हम लोग, जियोलॉजिकल हिस्ट्री देख लेंगे, इसी में हम लोग एज ऑफ द अर्थ भी देखेंगे, और आगे चलेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए भाई, धरातल पर जो आपको दिखता है, जो दृश्य है, विजुअल है, उसके विषय में तो आप अध्ययन करके जानकारी प्राप्त कर लेते हो प्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन जो इनविजिबल है, जो दृश्यहीन है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन है। और पृथ्वी के भूगर्भ की बात की जा रही है, कहां पर? अंदर की बात की जा रही है कि हमारी पृथ्वी का अंतरतम ठोस है, तरल है कि गैस है, किस अवस्था में है, ठीक है, कि अलग अलग वहां परतें हैं, उनकी अपनी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं हैं, ऐसा कुछ है। तो ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। और IUGG नाम की एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, जिसने पृथ्वी के अंतरतम को 3 परतों, क्रमशः क्रस्ट, मेंटल और कोर में वर्गीकृत किया, ठीक है। अच्छा, ये वर्गीकरण जो IUGG ने किया वो सेस्मोलॉजी के आधार पर किया है, भूकंप शास्त्र से या भूकंपीय तरंगों से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, उसी को वो सही मानता है। तो जो ऑथेंटिक है उसे पढ़ने के लिए हमें, IUGG द्वारा वर्गीकरण पढ़ने के लिए हमें 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो हमें यहीं पर आंतरिक संरचना पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप क्या है, क्यों आता है, भूकंपी तरंगों की प्रकृति क्या है, PSL वेव क्या होती है, समस्त बातें भूकंप से रिलेटेड, भूकंप जोन क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग यहां जानने का प्रयास करेंगे। और जब भूकंप जान जाएंगे तभी तो भूकंपी तरंगों के द्वारा जो जानकारी मिली उसी से आंतरिक संरचना बनी, तो हम उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये दोनों टॉपिक प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मेंस के लिए कई बार डिसकंटिन्यूटी से, असांतत्यता से लेकर के प्रीलिम में सवाल पूछते हैं, जैसे कोनोरैड, मोहो, रेपती, गुटेनबर्ग, लेहमैन। अब आज नहीं बताऊंगा कि किसके बीच कौन कौन सी परतों के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, आप लोग आगे पढ़ेंगे। ये सब प्रीलिम में आएगा। और मेंस में आएगा कि भूकंप शास्त्र से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की अंतरतम की व्याख्या कीजिए। 200 वर्ड में सवाल आएगा, उसको लिखना पड़ेगा, फिर उसका तरीका हम बताएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन। महाद्वीप
और महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति, जरा आप इसके पहले वाले उसमें गौर करिए। हमने उच्चावच कितने प्रकार के बताए थे? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत था। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आप देखोगे तो आप किसको सम्मिलित किया था मैंने? कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसन को सम्मिलित किया था। क्लियर? अब हमें इस टॉपिक में देखना है कि महाद्वीप और महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति कैसे हुई। यह चीज हम जानने का प्रयास करेंगे। मिटा दे रहा हूं। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। देखिए, महाद्वीप और सागर बेसिन की उत्पत्ति से संबंधित अनेक विद्वानों ने अपनी विचार दिए हैं। ये सामान्य अध्ययन की कक्षा है, इसलिए इसमें ढेर सारे विचारकों की बात जानने की जरूरत नहीं है कि ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा, लोथियन ग्रीन ने क्या कहा, है ना। 2 विचारधाराएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो हमें जरूर जाननी चाहिए। ठीक है, एक तो वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ठीक, वेगनर ने इसका प्रतिपादन किया था। और दूसरा जो सिद्धांत है वो है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत। अब ये 2 सिद्धांत हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग को हैरी हैस ने प्रोपाउंड किया था, हैरी हैस ने दिया था। ये दोनों सिद्धांत में थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन ये दोनों सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हैं जो आगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार बनाते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थियरी का। और वर्तमान समय में जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थियरी, जो हमारे धरातल पर विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ठीक है, और साथ ही साथ विभिन्न स्थल रूप, बलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। साथ ही साथ आपने देखा कि जो हमारे महासागरों में भ्रंश घाटियां बनी वो कैसे बनी। तो पर्वतों का निर्माण और विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं क्यों होती हैं, कहां होती हैं, ढेर सारे सवालों का जवाब देने में सफल रहा है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। और आपको बताऊं, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक प्रीलिम और मेंस, मुख्यतः मेंस के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग प्रति वर्ष सवाल रहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थियरी सिलेबस में मेंशन नहीं था, नाम आपने नहीं सुना था। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत शामिल नहीं था। हैरी हैस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग सम्मिलित नहीं थी। लेकिन जाकर के लास्ट ईयर के पेपर को रिव्यू करिए, आपको सवाल मिलेंगे। तो मैंने क्या कहा, सिलेबस को जब हम खोलेंगे भूगोल को, तब हमें पता चलेगा कहां तक सवाल आ रहे हैं। वेगनर की थियरी भी आई। तो ये टॉपिक, अब रही बात ये मेंस के लिए, चलो मेंस के लिए ही पढ़ लो। प्रीलिम में भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। साथ साथ जैसे ढेर सारी माइनर प्लेट्स हैं। एक बार का मुझे याद आ रहा है, सिंपली पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है माइनर प्लेट है या माइनर प्लेट नहीं है, ऐसा कुछ सवाल था। अरेबियन प्लेट थी, ठीक है। उसके किनारे संबंधी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन पर घटनाएं कौन कौन घटित होती हैं, तो समझ विकसित करनी होगी आपको उस पर, प्रीलिम में भी और मेंस में भी। मेंस में ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीलिम में भी सवाल आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसको हम लोग यहां देखेंगे। अब जरा और आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी पर धरातल को 2 बल प्रभावित करते हैं, एक एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये देखिए, फोर्सेस अफेक्टिंग टू द अर्थ सरफेस लिखा है ना मैंने, और
उसमें लिखा है इंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब अंतर्जात बल जो होते हैं, अगर आप फोर्सेस पढ़ लीजिए तो आपके सिलेबस के फर्स्ट पेपर में जो शब्द दिया था, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, उन सब का जवाब मिल जाएगा। और तो और फोल्डिंग और फाल्टिंग भी भले मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन सवाल तो पूछते ही हैं। प्रीलिम में भी बलित पर्वत पूछते हैं, मेंस में भी पूछते हैं कि बलन की प्रक्रिया किस प्लेट मार्जिन पर होती है। ठीक है, तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस हम पढ़ेंगे, उसमें वॉल्केनो और रिलेटेड लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। आपको पता है कि ज्वालामुखी उद्गार से तो ठोस, तरल और गैस तीनों तरह के पदार्थ निकलते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो मुख्यतः जो तरल पदार्थ होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसे आप लावा या मैग्मा कहते हैं। ठीक है, धरातल के नीचे है तो वो मैग्मा है, अगर वो धरातल पर आ गया तो लावा है। जब ये ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो अस्थल रूप बनाते हैं। धरातल पर आपने नाम सुना होगा, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, कोन्स बनते हैं। ठीक है, लावा प्लेटू का नाम सुना होगा। तो ये सब चीजें बनती हैं। और धरातल के नीचे अगर ये परतों में सूख गया लावा, मैग्मा, नाम शायद आप सुने होंगे, लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, सिल, डाइक, तो ये सब बनते हैं धरातल के नीचे। तो ये हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ लेंगे तो, और मेंस के अप्रोच से पढ़ेंगे। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, टॉपिक को होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ना होता है, और आपको पढ़ना भी चाहिए, ताकि प्रीलिम मेंस दोनों कवर हो। दूसरी चीज भाई, यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए क्या वॉल्केनो बदल जाएगा क्या वॉल्केनिक एक्टिविटी बदल जाएगी? प्रीलिम के लिए और मेंस में क्या कॉन्सेप्ट और हाइपोथेसिस अलग हो जाएगी? बड़ी महिमा है शिक्षकों की कि वो कहते हैं कि ज्वालामुखी हम प्रीलिम के लिए अलग पढ़ाएंगे और मेंस के लिए अलग पढ़ाएंगे। कैसे अलग कर लोगे भाई? जब वॉल्केनिक प्रोसेस, वॉल्केनिज्म से सवाल मेंस में आएगा और वहीं से 2 सेंटेंस उठा करके प्रीलिम में दे दिया, तो पूरा वॉल्केनो तो आपको आना चाहिए। लैंडफॉर्म पूछ लिया तो सरल हो गया सवाल, और अगर सेंटेंस बेस्ड सवाल पूछ लिया तो वो कठिन हो गया। तो हमारा मानना है कि भाई देखो, इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाई करो, होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ो। टॉपिक एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो क्या प्रीलिम, क्या मेंस, क्या पीसीएस, क्या आईएएस और क्या एसएससी, कहीं भी अगर आप अपीयर हो रहे हैं परिस्थितिवश, तो वो टॉपिक, वो चीज सरदर्द न रहे। मतलब सरलतम से लेकर के कठिनतम सवाल तक करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करो। ठीक, अब जरा देखिए, इसमें माउंटेन बिल्डिंग सब कुछ हम लोग देख लेंगे। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी मैंने आपको बताया, बहिर्जात बल जो धरातल पर जो प्रक्रम क्रियाशील होते हैं और उच्चावचों का निर्माण करते हैं, उन्हें एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में जो प्रोसेस काम करते हैं, जैसे मान लीजिए धरातल पर नदी बह रही है, बहती हुई नदी वो अस्थल रूपों का निर्माण करेगी। वो नदी अपने उद्गम क्षेत्र में, उच्च भूमि में वो तोड़ फोड़ करेगी, घाटी गर्तन करेगी, घाटी को गहरा करेगी। उस प्रक्रिया में वो कई छोटे छोटे अस्थल रूप बनाएगी। जैसे आपने नाम सुना होगा वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन। ठीक, वही नदी जब और आगे बढ़ेगी, मैदानी क्षेत्र में आएगी, तो वो निक्षेपण का कार्य करने लगेगी। और जब निक्षेपण का कार्य करेगी तो फिर से एक भू आकृति बनेगी, जिसे आप फ्लड प्लेन कहते हो। इसी तरीके से जब आप मुहाने के पास देखोगे, वो अवसाद ला करके जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेगी, उससे डेल्टा का फॉर्मेशन होगा। आप ढेर सारे डेल्टा जानते हो, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये किसका परिणाम है? ये धरातल पर क्रियाशील बल, नदी के द्वारा निर्मित ये स्थलाकृतियां हैं। इसमें कई एजेंट काम करते हैं, जैसे नदी है, उसके बाद हिमनद का नाम सुना होगा आपने। हिमनद के साथ साथ अगर आपने देखा
तो जो वायु है, मरुस्थलीय क्षेत्र में आप ढेर सारे स्थलाकृति देखते हो, कुछ इरोजनल देखते हो, कुछ डिपोजिशनल देखते हो। सैंड्यून वगैरह का नाम सुना होगा आपने, पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे। इसके बाद अगर आप आगे चलो तो सागरीय तरंगे, वो भी स्थलाकृतियां बनाती हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बीचेज। बीच क्या है? गोवा जाते हो या तटीय क्षेत्र में तो बीच बन जाते हैं चौड़े चौड़े। जो बीचेज होते हैं ये सागरीय तरंगों के निक्षेपणात्मक क्रिया का परिणाम है। ठीक है, इसी तरीके से क्लिफ देखते हो, हुक देखते हो, टोम्बोलो देखते हो, ये सब इरोजनल वर्क है। तो हम लोग देखेंगे कि ये ढेर सारे जो एजेंट हैं इनके द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, क्या स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आप में के सिलेबस में हिमानी था एक शब्द, तो ग्लेशियल पेरीग्लेशियल प्रोसेस क्या होता है, उसके द्वारा ओरिजिनेटेड लैंडफॉर्म्स कौन से हैं वो हमें देखना होगा। पीसीएस के सिलेबस में ये मेंशन है। ठीक, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है सारे टॉपिक्स, देखना होगा। ये प्रीलिम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में सवाल नहीं आते, प्रीलिम के लिए है ये। लेकिन पूछ सकता है 200 वर्ड में कि हिमानी स्थलाकृतियों को विस्तार से समझाइए 200-250 शब्दों में, तो एक एक करके सबको आपको लिखना होगा। ठीक है, मोरेन्स क्या होते हैं, टर्मिनल मोरेन्स, लैटरल मोरेन्स क्या है, सब देखना पड़ेगा। और अंतिम टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी का हम लोग देखेंगे वो है रॉक, चट्टान। चट्टान आप जानते हैं धरातल के ऊपर ठोस जो परत होती है उसे चट्टान कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है। हम अभी आज चट्टान पढ़ा नहीं रहे हैं, बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रॉक्स, इग्नीवियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। यहां से जनरली प्रीलिम में सवाल आते हैं। ठीक है, इग्नीवियस रॉक से जो आएंगे वो सेंटेंस बेस आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। जब आप जाते हो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में कौन सी रॉक कन्वर्ट होकर के किस में बनती है, मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस द्वारा, तो वो सवाल पूछता है, तो वो आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी रहा। मुझे लगता है अगर इतना पढ़ेंगे, यहां पर एक टॉपिक इंक्लूड कर लीजिएगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तब जाकर के आपका जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट होगा और परीक्षा में एक अच्छी स्थिति में आप होंगे। इतना तो पढ़ना पड़ेगा।